तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं वीडियो पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक 1, मेजर पेपर 4, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। और पेपर का नाम क्या है यहाँ पे देखिए, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, मेजर पेपर 4 हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? MJHIS यानी कि हिस्ट्री में पढ़ना है आपको मेजर पेपर 4 में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसका नोट्स हम लोग अभी देंगे आपको, कंप्लीट नोट्स 129 पेज का है। ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का है। आप बोलिएगा 129 पेज सागर भैया? हाँ भाई, 129 पेज। 129 को, हाँ जी, कितना है? एक मिनट, हाँ 129 है। मान के चलते हैं 130 पेज। ठीक, तो 130 में इसका आधा कीजिए, कितना हो जाएगा? 65। यानी कि 65 पेज हिंदी, 65 पेज इंग्लिश, क्योंकि दोनों भाषाओं में है ना। तो 65 पेज का PDF है, इसको पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, समझ लीजिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। पेपर कितने मार्क्स का आएगा सागर भैया? तो पेपर आएगा 75 मार्क्स का। ठीक है, 25 नंबर इंटरनल। ठीक, 75 में कितना लाना होगा? तो 30 लाना होगा। और इंटरनल जो एग्जाम हुआ है 25, उसमें 10, मतलब 100 मार्क्स टोटल। और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 40 नंबर, जिसमें ये 30 और ये 10 मिला के। ठीक है, लेकिन सबको 40 से ज़्यादा ही लाइएगा, 40 मिनिमम लाना है, उससे ज़्यादा लाना है सबको टारगेट। पढ़ना क्या है? तो 1206 से लेकर के 1526 तक का इतिहास पढ़ना है। 1206 यानी कि पूरा का पूरा मध्यकाल, बाबर, ठीक है, अकबर, सब पढ़ना है आपको। चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको दिल्ली सल्तनत ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, और शुरू होता है यहाँ पे हिस्ट्रियोग्राफी, सोर्स, दियर, इंटरप्रिटेशन। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट, तुर्क यानी कि तुर्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ममलुक वंश, जिसको आप गुलाम वंश भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। खिलजी वंश के बारे में पढ़िएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर क्या पढ़िएगा? तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नाम सुने होंगे। मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तैमूर लंग के बारे में पढ़ेंगे। तैमूर लंग एक लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक है, समझ रहे हैं? भारत में लंगड़ा व्यक्ति भी जीत के चला जाता है, कैसा है यार? क्यों हम लोग में यूनिटी नहीं है, एकता नाम की चीज नहीं है। ठीक है, फिर पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत का पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, डिसइंटीग्रेशन, दिल्ली सल्तनत कैसे खत्म हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। समझ गए? इतना पढ़ना है यूनिट 1 से यूनिट 3 तक। अब चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के लिए। ठीक, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में इसका आंसर किया गया है समझने के लिए। और लॉन्ग आंसर है आपका कितना? 15 को लॉन्ग आंसर है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में। तो 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन मैंने रेडी किया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना कर जाइए। वो बोलते हैं ना, किसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। ठीक है, तो इसको लगा डालिए, लाइव झींगा हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले को करेंगे। ठीक है, फिर 10 मार्क्स और लास्ट में 15 मार्क्स। ओके, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वीडियो लंबा चलने वाला है, मजा आएगा, आराम से करेंगे। अब बोलिएगा यार क्लास शुरू नहीं हुआ, आपको झूप आने लगा। नहीं भाई, मैं जब बोलता हूँ लगातार तो मुझे जमा ही आता है। ठीक है, रेड बुलेट पॉइंट है क्वेश्चन के लिए और आंसर के लिए ग्रीन बुलेट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको जानना है तो कौन सा किताब सबसे ज्यादा कारगर है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? फारसी इतिहास के ग्रंथ। ठीक है, इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे ये नाम याद कर लीजिए, तबकात ए नासरी। ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नोट करना है, केवल मुंह नहीं ताकना है।
ठीक है ना। पर्सियन क्रॉनिकल सच एज क्या है, तो तबकात ए नासरी आर द मेजर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि इंडो पर्सियन इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडो पर्सियन हिस्ट्रियोग्राफी। तो देखिए मिनहाज उल सिराज को इंडो पर्सियन, इंडो मतलब हिंद हमारा देश, पारसी दोनों मिला जुला रूप, यानी कि भारत और पर्सिया का मिला जुला रूप, भारत और फारसी भाषा का मिला जुला रूप, ठीक है, इंडो पर्सियन, ठीक है, भारत फारसी, इंग्लिश में क्या बोलिएगा, इंडो पर्सियन। तो इन दोनों का मिला जुला रूप का जनक किन्हें कहा जाता है, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या मैसेज आया, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड डिफरेंट ब्राउजिंग सेटिंग यू विल गेट, मे बी लेटर कर देते हैं, बाद में बताना यार। तीसरा क्वेश्चन है, एक पुरातात्विक स्रोत का नाम लिखिए। तो किसी भी एक पुरातात्विक स्रोत का नाम लिखिए, पुरातात्विक स्रोत जिससे हमें इतिहास का पता चलता है, ठीक है। नेम वन आर्कोलॉजिकल सोर्स, तो मान लीजिए हमने गड्ढा खोदा और कहीं पे सिक्का मिल गया तो उससे भी इतिहास का पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो मूर्ति हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, ठीक है, ईंटें हो सकते हैं, तो बहुत सारा चीज हो सकता है, कोई हल हो सकता है, ठीक, खंडहर हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या आएगा, पुरातात्विक स्रोत में, ठीक। चलिए अब आता है ममलुक वंश, ममलुक डायनेस्टी। तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ममलुक वंश बोलिए चाहे गुलाम वंश बोलिए, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, हु फाउंडेड द स्लेब ममलुक डायनेस्टी, ठीक है। गुलाम वंश बोलिए चाहे ममलुक वंश बोलिए, स्लेब मतलब होता है दास, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको गुलाम वंश बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे, यही कुतुब मीनार का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इसका एक पीए रहता है, पर्सनल असिस्टेंट या दास बोलिए, ठीक है, इल्तुतमिश, और इसकी बेटी से फिर लव हो जाता है इल्तुतमिश का ठीक है, इलू इलू हो जाता है, फिर इल्तुतमिश इसका जवाई बन जाता है, ठीक है ना। चलिए तो पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, भारत में गुलाम वंश की स्थापना यही किया, ठीक है। गुलाम वंश का अन्य नाम ममलुक वंश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, तो अभी मैंने बताया है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चा कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, ठीक है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, तो उसने आंसर क्या दिया, आंसर दिया है कि उसकी आधा का दुगुना, ठीक है, उसका आधा जितना है उसका दुगुना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कुतुब मीनार की लंबाई 72 मीटर है, ठीक, कितना, 72 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार कैसा है, आपने ईटा भाटा का चिमनी देखा है, चिमनी इस तरह से रहता है, जो इस तरह से नहीं रहता है चिमनी ठोजी, ईटा भाटा का चिमनी, उसी वही है कुतुब मीनार, ठीक है, ये कुतुब मीनार हो गया। तो 72 मीटर ऊंचा है, याद हो जाएगा, 72 मीटर, 72 सिंह, याद है ना मूवी। तो कौन फोन कर रहा है यार, चलिए फोन बाद में रिसीव करेंगे, आपका काम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। अगला है इल्तुतमिश का प्रमुख प्रशासनिक योगदान क्या था। तो देखिए इल्तुतमिश ने सबसे बड़ा काम क्या किया था, एकता प्रथा का विकास किया था, ठीक है। आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी कि एकता प्रथा क्या है या एकता प्रणाली क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एकता सिस्टम। आगे देख लेते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, नाम सुना है अलाउद्दीन खिलजी, ये कौन है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख आर्थिक सुधार क्या था, वॉट वाज द अलाउद्दीन खिलजीज मेजर इकोनॉमिक चेंज। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा काम किया था बाजार नियंत्रण या भाव नियंत्रण, ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ जाता है ना तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया था महंगाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार नियंत्रण। एक किस्सा मैं सुनाता हूं, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण में किए थे कि यदि कोई व्यापारी ठगता है, मान लीजिए आपने 1 किलो का जो बटखरा होता है ना जी, 1 kg लिखा रहता है लोहा वाला, अगर इसमें आपने 50 ग्राम कम तोला है, 1 किलो का बटखरा में अगर आप 50 ग्राम कम तोलते हैं और पता लग गया किसी तरह से,
तो 50 ग्राम आपके शरीर से मांस काट के निकाला जाएगा। जितना कम वजन तोलिएगा उतना शरीर से, व्यक्ति के शरीर से मांस काट के निकाला जाए। ये था बाजार नियंत्रण। तो गलत तोल भाव नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कड़क था इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाहरी खतरे को रोका। तो विच एक्सटर्नल थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है खतरा, ठीक है। विच एक्सटर्नल थ्रेट डिड अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रिसिस्ट। तो देखिए उन्होंने मंगोल आक्रमण को रोका था। किसने? मंगोल आक्रमण, ठीक है। चंगेज खान का नाम सुने सुने होंगे, चंगेज खान, मंगोल साम्राज्य, ठीक है। पूरा का पूरा उससे जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की विफल योजना कौन सी थी। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजना चलाई, जिसमें से बहुत सारा सक्सेस भी किया, लेकिन उनका एक फेल हो गया था, ठीक है। कौन सा फेल हो गया था? टोकन मुद्रा योजना, ठीक है। टोकन मुद्रा योजना ये पैसे के धन नियंत्रण प्रणाली की एक तरह से लाया गया था, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, वस्तु विनिमय की तरह। तो टोकन मुद्रा प्रणाली इसका जो है फेल हो गया था। फिर बाद में चांदी का पैसा चलता है और पीतल का पैसा चलता है, जिसे टंका और जिंतल कहा जाता है। आगे पढ़िएगा। फिरोज शाह तुगलक किस निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम सुने होंगे। किस लिए फेमस है जी फिरोज शाह तुगलक? तो ये जो है नहर बनाने का काम किया था, एग्रीकल्चर के लिए नहर और कल्याणकारी इमारतें बनाई, ठीक है। कैनाल बोलते हैं नहर को इंग्लिश में, कैनाल एंड पब्लिक वेलफेयर बिल्डिंग्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए किसने काम किया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, तैमूर का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ। तो तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति। तैमूर एक लंगड़ा व्यक्ति था, ठीक है, पूरा नाम है तैमूर लंग। तो वह जो है आक्रमण किया था भारत में। कब? जब नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था भारत में, ठीक है। समझ रहे कितना हिम्मत कि भाई लंगड़ा व्यक्तित्व भी आक्रमण करेगा। क्लैपिंग क्लैपिंग, क्या बात है ठीक है। तो यही है, फूट डालो और राज करो भारत में चल रहा था, ठीक है। और इसी कारण हर व्यक्ति वहां पे जीत जाता था भारत में, ठीक है। यहाँ का आदमी आपस में ही लड़ते रहता है ना, धर्म के नाम पे, तो जाति के नाम पे, तो मजहब के नाम पे, और दूसरा कोई फायदा उठा के ले जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, इसका शासन था। और इसी समय तैमूर लंग बाहर से आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। मंगोल थ्रेट एंड तैमूर इन्वेंशन, ठीक है। ये क्या है? मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल का खतरा और तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो मंगोल का सबसे सफल प्रतिरोध किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे सफल प्रतिरोध किया, विरोध किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाता है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो नसीरुद्दीन, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे ना, अरे भाई कितना, सॉरी काफी ज्यादा पार कर दिए। ये सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट्स वगैरह रेडी कीजिएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1398 में, ठीक है, 1398। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत बोलिए। दिल्ली के जितने भी राजा हुए वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे, ठीक है, और उनकी राजधानी सल्तनत कहलाती थी। तो चलिए इसको सल्तनत काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का शासन प्रणाली कैसा था? इक्ता प्रणाली का विकास किसने किया? तो इक्ता प्रणाली का विकास इल्तुतमिश ने किया, ठीक। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, जो बाद में उसका दामाद बनता है, ठीक है। चलिए, हु डेवलप द इक्ता सिस्टम? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को डेवलप किया, विकास किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान की केंद्रीय परिषद क्या कहलाती थी? तो जो दिल्ली सुल्तानात की केंद्रीय परिषद था, जिसको मंत्रिमंडल बोलेंगे, उसको क्या कहता था? मजलिस, मजलिस ए आम, मजलिस ए खास, ठीक है। मजलिस ए आम और मजलिस ए खास। अभी भी कहाँ के जो सांसद, शायद अफगानिस्तान का सांसद का, कहाँ के सांसद को मजलिस कहा जाता है, ठीक है।
आप में से किसी को याद होगा, मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा हूँ। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में? तो कौन था? अरिज ई मुमालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है 17 नंबर, सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो जो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, इसका मुख्य, किसी भी शासक जो है ना, जब कमजोर हो जाता है ना तो उसका पतन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कमजोर उत्तराधिकारी और प्रांतीय राज्यों का उदय। ठीक है, सबसे मेन क्या है कि भाई कितना भी चीज कुछ भी हो जाए, अगर राजा सही नहीं रहेगा ना किसी भी राज्य का, तो राज्य विनाश का कगार पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूफी आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो सूफी आंदोलन क्या है? जैसे देखिए, हिंदू धर्म में भक्ति काल में साधु को, मतलब भक्ति काल में लोगों को साधु कहते थे, जो लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, साधु होते हैं हिंदू धर्म में। उसी तरह से जो इस्लाम धर्म में साधु होते हैं उसको सूफी कहा जाता है, समझे? इस्लाम धर्म के साधुओं को सूफी कहा जाता है। चलिए, हिंदू धर्म में जैसे पंडित कहा जाता है, उसी तरह इस्लाम धर्म में मौलवी कहा जाता है। आप सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। ठीक है, तो सूफी आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो इस्लामी रहस्यवादी परंपरा से प्रभावित था। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल का प्रमुख संदेश क्या था? ठीक है, तो भक्ति काल का प्रमुख संदेश था ईश्वर की एकता और सामाजिक समानता, यानी कि पूरे विश्व में ईश्वर एक ही है, चाहे आप उसे अल्लाह बोलिए, चाहे आप उसे गॉड बोलिए, चाहे आप उसे यीशु मसीह बोलिए, चाहे आप उसे भगवान बोलिए। ठीक है, चाहे आप उसे बुद्ध बोलिए, चाहे जो भी बोलना है बोल लीजिए भाई वाहे गुरु बोलिए, सब एक है। ठीक है, चलिए, सुल्तानी स्थापत्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो सुल्तानी स्थापत्य कला नाम सुने होंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुतुब मीनार। कितना मीटर ऊंचा है? 72 मीटर। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने काम शुरू किया, लेकिन बीच में मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू किया था, बीच में मर जाता है, जिस कारण क्या होता है, इसको पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको पूरा करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू करवा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप। अच्छा, ज्ञान सागर, देखिए ये जितना भी नोट्स है आपको, सब पेपर का, मेजर पेपर 4, ठीक, एमजे पेपर 4 हो गया, एमजे पेपर 5 हो गया, एमजे पेपर 6 हो, सॉरी, मेजर पेपर 4 5, उसके बाद एमडीसी पेपर, ठीक, हो गया। इसके अलावा आपका सेक पेपर और एसी पेपर और माइनर पेपर भी, ठीक, माइनर पेपर, सबका नोट्स केवल सेमेस्टर 3 का नहीं, सेमेस्टर 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है, डॉट 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 8 तक सब का नोट्स मिलेगा इसी ज्ञान सागर ऐप पे। कितना रुपया में? सिर्फ 60 रुपया में। कितना साल तक? 4 साल तक आपको 60 रुपया में पढ़ाया जाएगा। 4 साल का ट्यूशन फीस मैं 60 रुपया ले रहा हूँ, और सब पेपर का नोट्स दूंगा आपको इसी ऐप पे। ठीक है, तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी जाके सर्च मारिएगा, ज्ञान सागर ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनको अच्छा लगे प्लीज 5 स्टार रेटिंग भी मार दीजिएगा यार। ठीक है, चलिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, मोबाइल और नंबर देके लॉगिन कीजिएगा, और वहां से SKMU दुमका का पास ले लीजिएगा। ठीक है, जो लोग फोन पे वगैरह गूगल पे वगैरह नहीं चलाते हैं, वो लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, हम QR कोड सेंड कर देंगे, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमको सेंड कर दीजिएगा। ठीक, 60 टका में पढ़िए 4 साल तक, और एक पेपर नहीं, हर एक पेपर का नोट्स, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दूंगा यार, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में फारसी स्रोतों का महत्व लिखिए। जब मध्यकाल चल रहा था, ठीक है, तो फारसी स्रोत मतलब फारसी भाषा में जितने भी लिखे गए थे, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे हमें मध्यकाल के भारत का इतिहास का पता चलता है, और वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, यानी कि फारसी भाषा में लिखित उन किताबों का नाम बताना है जिसको पढ़ के हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ऊपर में अभी हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था? तो आ, अभी पढ़े थे ना जी, तबकात ए नासरी। अच्छा चलिए, वो पढ़ लीजिएगा। फारसी साहित्य जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही, ये भी फारसी में लिखा गया है। ठीक है, तबकात ए नासिरी, इसी को पढ़े थे। राजनीतिक, प्रशासनिक,
सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। कब का? तो मध्यकाल के भारत का। ठीक है, ये सुल्तानों की नीतियां, युद्ध कैसे किया करते थे, शासन कैसे करते थे, इन सब को पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ये इसलिए इसे मध्यकाल के भारत इतिहास का पुनर्निर्माण का मुख्य आधार माना जाता है इन किताबों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया? ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना की, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। आप दो ही चीज लिखे ना भाई, की कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए, आपको लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करेगा। और कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था, हालांकि बीच में मर गया बेचारा। ठीक है, और फिर इसको पूरा करता है इसका दास इल्तुतमिश, जो इसकी बेटी से भी शादी करता है। ठीक है, वह लखनौती का दाता, ठीक है, कहे जाते हैं, क्योंकि वह उदार थे, मतलब ओपन माइंडेड व्यक्ति था। ठीक है, उनका अल्पकालीन शासन ने तुर्की सत्ता की नींव मजबूत की। भले वो कम टाइम के लिए काम किया था, लेकिन तुर्की सत्ता को मजबूत किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का प्रशासनिक योगदान लिखिए। इल्तुतमिश प्रशासन, देखिए प्रशासन चलाने में जो योगदान होता है ना, कि कामकाज चलाओ, तो कामकाज चलाने में क्या क्या योगदान दिया है इल्तुतमिश। किसी भी राजा के बारे में पूछेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए या प्रशासनिक योगदान लिखिए, इल्तुतमिश का पूछ देगा, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का पूछ देगा, चाहे फिरोज शाह तुगलक का पूछ देगा, किसी का भी पूछे, आपको एक उठो याद कर लेना है और सबका फिर उस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को संगठित किया और दासों का क्या किया, तो 10 दल, ठीक है, बनाया और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को वैध बनाने के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त की। उसने सिक्कों जैसे कि टंका और जिंतल का प्रचलन किया, अभी मैंने बताया। ठीक है, चांदी के सिक्के थे, जिंतल, टंका जो है आपका तांबा का सिक्का था, इसको भी शुरू किया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था। तो क्यों करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी बाजार को कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को कम वेतन के लिए वस्तु के दाम स्थिर रखे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को कम वेतन देने के लिए, यानी कि सेना को कम से कम वेतन मिले, पैसा कम देंगे, ठीक है, ताकि वस्तु का दाम जो है कम रहे, इसलिए कम वेतन से भी उनका काम चल जाए। अगर दाम कम रहेगा, महंगाई कम रहेगा, तो कम वेतन में भी काम चल जाएगा, सिंपल सी बात है। उसने अनाज, कपड़ा, घोड़ा, दास, हथियार के दाम निर्धारित कर दिया। ठीक है, तथा कठोर निगरानी से व्यवस्था बनाई ताकि महंगाई न बढ़े। आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको खुद से पढ़ना है और नोट भी करना है। एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा तब तो आप जीनियस हैं, समझे ना। एक बार में बहुत कम लोगों को याद होगा, शायद 1% लोग, और जिनको एक बार में ही याद हो जाता है वो जीनियस है। ठीक है, चलिए, लेकिन हर आदमी तो जीनियस नहीं होगा ना भाई। पढ़ाई जब भी करिए तो देखिए, एक टीचर जब भी आपको पढ़ाता है ना, तो एक बच्चा होता है क्लास में, 4-5 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जीनियस, ठीक, शायद 1% या 1-2, ठीक। एक होता है सुपर ब्रिलियंट, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हाई, सुपर हाई, ठीक है, सुपर हाई। सुन लीजिए थोड़ा सा, एक होता है हाई, हाई लेवल का स्टूडेंट, एक होता है एवरेज स्टूडेंट, ठीक, एवरेज स्टूडेंट, एक होता है बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा सा कम, एक होता है डल स्टूडेंट। ठीक है, तो इतने टाइप से स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर जो पढ़ाता है ना, एवरेज स्टूडेंट मान के पढ़ाता है। ठीक है, जब भी आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपको एवरेज स्टूडेंट मान के पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में हर कोई बच्चा है, इसलिए तेज बच्चा को लगेगा कि यार क्या धीरे धीरे पढ़ा रहा है, और डल बच्चा को लगेगा यार क्या पढ़ा रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार में सबको समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िए ना,
और नोट करते चलिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि सबको समझ में आ जाना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा योजना क्यों असफल रही, चलिए जानते हैं क्यों असफल हुआ भाई, कारण बताओ यार। ठीक है, जवाब दो। तो देखिए, जनता ने नकली तांबे के सिक्के बना लिए, ठीक, जिससे सरकार राजस्व नहीं जुटा सकी। आप ये मत सोचिएगा कि नकली पैसा अभी चलता है, केवल जाली नोट केवल अभी चलता है, नहीं नहीं रे भाई, उस जमाने में भी नकली नोट चलता था, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं, नकली सिक्का जब बना दिया। जनता ने नकली तांबे के सिक्के बना लिए, मतलब भारत का जो खुरापाती वाला बुद्धि है वो शुरू से ही है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, कि अभी जन्म लिया है। जब टेक्नोलॉजिया नहीं था तब भी इन लोग खुरापाती करता था। यानी जनता ने नकली तांबे के सिक्के बना लिए, जिससे सरकार राजस्व नहीं जुटा सकी। योजना के उचित क्रियान्वयन, नियंत्रण और विश्वसनीयता का अभाव हुआ, इसके पतन का मुख्य कारण बना। यानी कि यही जो है, लोगों विश्वास खो बैठे, विश्वसनीय का अभाव हुआ, लोग विश्वास खो बैठे, बाजार कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक, सही रूप से काम नहीं कर पाया, जिसके कारण ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था टोकन मुद्रा योजना, यह योजना विफल रही, सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो हाथ किसका था, आम आदमी का, खुरापाती वाले बुद्धि लोगों का। ठीक है, जो नकली पैसा चला दिए और फिर योजना को विफल कर दिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के दो कल्याणकारी कार्य लिखिए। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कल्याणकारी काम किए, किसी दो को बताना है। फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया, नोट कर लीजिएगा, नहर का निर्माण करवाया, बाग बगीचा की स्थापना की, बाग बगीचा बनाया, कर यानी कि जो टैक्स है, टैक्स में कमी किया, इन जैसे कल्याणकारी कार्य किए। उसने अस्पताल भी बनाया, ठीक है, धर्मशालाएं बनाई, ठीक, शिक्षण संस्थान बनाए जिसको मदरसा कहा जाता था, ये सारी चीजें बनाई। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी, ही बिल्ड कैनाल, गार्डन, हॉस्पिटल एंड इंस एंड रिड्यूस सेवरल टैक्सेस, हिज रिलीजन सॉरी हिज रिग्न फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है यार, पानी पीना पड़ेगा भाई साहब, कोई बात नहीं। अगला है, मंगोल संकट का दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब मंगोल लोग आक्रमण किया, यार ज्यादा देर तक ना देख नहीं पाते आजकल, आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा जब मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लगातार मोबाइल देखने से, मैं आज 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आँख मेरा थोड़ा ना प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मंगोल संकट का दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमण ने सुल्तानों को उत्तर पश्चिम रक्षा मजबूत करने, ठीक, सेना को बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती किया, किला का निर्माण किया, ठीक है, और आर्थिक बोझ बढ़ा, जैसे कि सैन्य में सुधार हुए। और इन सभी के कारण जो है, मंगोल का जो अटैक था वह दिल्ली पे काम नहीं कर पाया। दिल्ली जो मंगोल संकट था, मतलब अटैक का जो खतरा था ना, वह दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, तो इस तरह से सामना किया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब कोई अटैक करेगा तो सैनिक बढ़ाएंगे, किला का निर्माण करेंगे ताकि जल्दी से सैनिक घुस ना पाए हमारे किले में, ठीक है, हमारे राज्य में। चीन का दीवार इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, चीन लोग भी इसीलिए चीन का दीवार बनाया ताकि कोई अटैक ना कर पाए, और इसी कारण चीन, देखिए अंग्रेज हर जगह गया लेकिन चीन जो है ना, चीन में अंग्रेज लोग नहीं जा पाया। ठीक है, चीन को गुलाम नहीं बना पाया यार, क्योंकि उन लोगों ने बेड़ दे के रखा था, बेड़, दीवार। तैमूर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ तैमूर्स इन्वेशन। ठीक है, तो तैमूर ने दिल्ली में बहुत ज्यादा नरसंहार किया। ठीक, तैमूर लंगड़ा व्यक्ति जब आया तो दिल्ली में बहुत ज्यादा खून खराबा किया, जिससे सुल्तान की जो है आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन और यहाँ तक कि सैन्य शक्ति भी पूरी तरह से कमजोर हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी, छोटे छोटे राज्य में फिर बंट गया। ठीक है, तो तैमूर लंग देख रहे हैं ना कितना तहलका मचा दिया दिल्ली में आके,
हर व्यक्ति उतारू था उस टाइम पे मारने को पीटने को। अगला है एकता प्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करें। अभी हम लोग पढ़े थे एकता प्रणाली, ठीक है। तो एकता प्रणाली में भूमि से प्राप्त जितना भी टैक्स था, ठीक है, उसके ऑफिसर यानी कि अधिकारी तक अपनी वेतन भत्ता के रूप में वसूल करते थे। वे प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के जिम्मेदार होते थे, ठीक है। और एक बार बताइए, एकता प्रणाली जो थी वह एक प्रकार का टैक्स था, ठीक। सिंपल सा आंसर क्या लिखिएगा, एकता प्रणाली एक प्रकार का टैक्स था। भूमि से प्राप्त होने वाला टैक्स कहाँ से प्राप्त होता था, जमीन से। जमीन में क्या, मिट्टी में नहीं रे भाई, खेत वगैरह था ना। तो भूमि से प्राप्त करों को अधिकारी अपनी वेतन भत्ता के रूप में वसूल करते थे। कि भाई जैसे अभी मिलता है ना, आदमी को डीए मिलता है, महंगाई भत्ता। जो लोग सरकारी जॉब में उनको मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, ठीक है। तो वो टैक्स लेते थे ऑफिसर लोग उस टाइम के, ठीक है। अंग्रेज लोग, सॉरी अंग्रेज लोग बोलते हैं ये लोग, ठीक है, सल्तनत काल के लोग। तो टैक्स लेते थे किससे, तो भूमि जितना भी लोग किसान था उनसे एक प्रकार का टैक्स था। और वे प्रशासन और अन्य व्यवस्था के जिम्मेदार होते थे। कौन, ये ऑफिसर लोग शासन चलते थे और व्यवस्था चलाते थे। तो शुरू से ही, आज से नहीं, जब से भारत में है एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा चीज है ना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही जो कानूनी बात काम धाम, जैसे ब्लॉक हो गया, ठीक है, और कोर्ट हो कचहरी हो गया, ठीक है। तो ये सब लोग हमेशा से ही लोगों का जो है अलग अलग तरह से शोषण करते रहे हैं। आज भी हो रहा है, आप जाइए ब्लॉक में, कोई काम फ्री में होगा, नहीं होगा, ठीक है। अपना टैक्स लेते हैं वो लोग अंदर ही अंदर, जिसको घूस बोलते हैं आज के ज़माने में, ठीक है। सल्तनत के विघटन के दो कारण बताइए कि सल्तनत काल क्यों खंडित हो गया। मेंशन टू कोज बताना है ऑफ द डिज इंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, कमजोर शासक सबसे बड़ा क्या है, कमजोर शासक हो गया। और दिल्ली सल्तनत छोटे छोटे राज्यों में बट गया, ठीक है। राजवंशों का उदय हुआ, छोटे छोटे राजवंशों का। तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति खत्म हो गई थी और सेना भी कमजोर पड़ गया, ठीक है। आर्थिक संकट आ गया। ये सारे कारण बताने कि दिल्ली संकट धीरे धीरे नष्ट हो गया, ठीक। और सबसे मेन कारण क्या है, जो सक्सेसर रहेगा, उत्तराधिकारी, वही कमजोर हो जाएगा ना, तो राजा ऑटोमेटिकली राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक। 15 क्वेश्चन है। तो पहला है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन, इतिहास लेखन जिसको हिस्ट्रियोग्राफी बोलिएगा, ठीक है। और स्रोत का महत्व बताइए कि मध्यकालीन का इतिहास हम लोग कहाँ से जानेंगे, कैसे जानेंगे, बताइए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 1206 से 1526 तक का इतिहास, इसको दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं, ठीक है। और इसका मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद डिटेल में, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासन की तुलना करते हुए तुर्की सत्ता की स्थापना कैसे हुई, ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन था, इसका दास था, जो कि बाद में आके इसका दामाद बनता है। और इन्होंने तुर्की शासन की स्थापना की। इन लोग तुर्क से आया था, टर्की से, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्थापना करते हैं गुलाम वंश का, ठीक है। तो फिर आपको इसके बारे में डिटेल में बताना है कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी मिलता जुलता आ जाए तो उसका आंसर आप कर दीजिएगा। हिस्ट्री है, आराम से चल जाएंगे, पार लग जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में फेल नहीं होता है बच्चा, बस लिखना आना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना की और विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। यानी कि ये जो है सबसे पहले आए थे और यही लोग यहाँ पे इसकी स्थापना की, गुलाम वंश की, ठीक है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये भी किसी का दास था। किसका दास था, मोहम्मद गोरी का। और 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसने दिल्ली में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी मर जाता है तो 1206 में खुद स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश की, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसका दास था, मोहम्मद गोरी का। और फिर मोहम्मद गोरी का दास बना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का दास था इल्तुतमिश, फिर वो उसका जवाई बनता है, ठीक है। तो देखें, दास दास ही राजा बन रहा है। ऐबक का शासनकाल छोटा था क्योंकि जल्दी मर गया था।
परंतु उसने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कई हिंदू मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करवाया। ठीक है, मतलब धर्म के मामले में ये कट्टर था, हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। वह उदार शासक माना जाता है, ठीक है, लेकिन धर्म के मामले में कट्टर था। इल्तुतमिश को वास्तविक रूप में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की वास्तविक रूप में देखे तो कौन करता है? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार तो मर जाता है तुरंत ही, ठीक है, कुछ समय में ही वह कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है। ज़्यादा टाइम तक शासक करता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गौरी। ठीक, गौरी, ए गौरी, ए गौरी, गाना है ना कोठा में। चलिए, मोहम्मद गौरी, इसका दास कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे दास सिस्टम चल रहा है ये इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए, उसने ऐबक द्वारा स्थापित शासन को सुदृढ़ किया। तो कुतुबुद्दीन ने जो सिस्टम बनाया था, नियम कानून बनाया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया इल्तुतमिश। विद्रोह को शांत किया, बंगाल और राजपूताना क्षेत्रों पर अधिकार भी जमाया और तुर्की सत्ता को स्थापित करने में एकदम अस्थायित्व यानी कि परमानेंट स्टेबल कर दिया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण योगदान बोल सकते हैं, इक्ता प्रणाली का विकास करना था। अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्ता प्रणाली के बारे में, एक प्रकार का टैक्स था जो कि भूमि कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, जमीन का लगान, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व संग्रह संगठित रूप में संभव हुआ। आगे देख लेते हैं, उसने दासों का शक्तिशाली दल बनाया जिसे चहलगानी कहा जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने दासों का एक संघ बनाया जिसको क्या कहा जाता है? चहलगानी। साथ ही खलीफा से मान्यता प्राप्त कर अपनी सत्ता को वैधता प्रदान की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी थी उस पर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की बड़ी और सक्षम संरचना तैयार किया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक रास्ता बता के गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक ने रास्ता बता गया और इल्तुतमिश इसी रास्ते का पालन किया और आगे बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार दोनों शासक का योगदान तुर्की सत्ता की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। चलिए, बाकी आप डिटेल में लिख लीजिएगा। चलिए, अभी 15 क्वेश्चन है भाई, बहुत लंबा लंबा है, मैं केवल क्वेश्चन बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति, ठीक, और आर्थिक सुधारों का समग्र वर्णन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था और इकोनॉमिक जो है ना मजबूत होना चाहता था। वो सोचता था कि हम धनी हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया डिटेल में। विशाल सेना बनाया, ठीक, बाजार में मूल्य नियंत्रण किया, ठीक, महंगाई रोकना चाहता था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का ये सब काम है और पहला वास्तविक साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसने जो टैक्स बहुत ज्यादा ले रहा था, किसानों पर भूमि जो है 50% तक बढ़ा दिया था टैक्स। समझ रहे हैं? बाप रे। मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक प्रयोग इन्हीं के शासनकाल में हुआ माना जाता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार और उसकी असफलताओं का विस्तार करें। कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सा सुधार किया और किसमें फेल हो गया और किसमें सफल हुआ, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि चांदी की कमी को दूर करने के लिए तांबे और पीतल के सिक्के का कानूनी मुद्रा घोषित किया। ठीक है, और इन सिक्कों पर नियंत्रण न कर सकी जनता ने, आपको मालूम है क्या किया? नकली पैसा चलाने लगा। लो बेटा ठीक है, तुम डायरेक्ट तो हम पाते पाते। और उसका दूसरा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया। किसने? यही मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को बदल लिया। ये सब 1 मार्क्स में भी आएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, क्या काम किया था? नहर बनाया था। ठीक, इसे कल्याणकारी शासक के नाम से भी जाना जाता है।
फिरोज शाह तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? कल्याणकारी शासक। ठीक यार, इतना वीडियो बनाना है क्या बताएं। ठीक है, हालत खराब हो जाएगा अभी वीडियो बनाते बनाते मेरा। तो आप लोग का कुछ कुछ क्लास जो है प्रेरणा मैम भी लेंगी। ठीक, और जरूरत पड़ा तो क्या बोलते हैं, और एक टीचर है उनका नाम याद नहीं आ रहा है यार मतलब मैं ना नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो वो भी ले लेंगे, अरुण। ठीक है, अरुण सर भी आपका क्लास ले लेंगे अगर ज़्यादा मुझे, मैं ज़्यादा बिजी हो गया तो, क्योंकि मैं अभी बीएड में एडमिशन लिया हूँ तो हमको भी क्लास करना होता है 9 बजे से 3 बजे तक मैं अपना कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, तैमूर के आक्रमण, जब तैमूर लंग लैंगड़ा व्यक्ति था, 1398 में भारत में आक्रमण किया। ठीक, तो क्यों किया, क्या कारण था भाई? ठीक, और क्या क्या करके गया जब आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत में तो कमजोर हो गया। ठीक है, आपको मालूम है अभी मैंने जैसा कि बताया। तैमूर लंग 1398 भारत पर आक्रमण किया, मध्यकालीन इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। तैमूर मूल रूप से कहां से आया था? तो मध्य एशिया से आया था और तुर्क मंगोल शासक था, यानी कि मंगोल साम्राज्य का शासक था। चंगेज खान नाम सुने ना, यही मंगोल साम्राज्य का था, जो स्वयं को चंगेज खान का उत्तराधिकारी मानता था। ठीक है, तैमूर लंग क्या बोलता था कि हम चंगेज खान का बेटा है, चाहे जो भी है वंशज है, ये बोलता था। ठीक है, चंगेज खान बहुत मतलब क्या बोले, खूंखार व्यक्ति था यार। भारत पर उसके आक्रमण के प्रमुख कारण क्या था? कि धन संपत्ति की चाह। अरे भाई, भारत सोना का चिड़िया है, उसको लूटो। ठीक है, लूटो और लूटो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाना चाहता था और उसकी धार्मिक महत्वाकांक्षा थी। जो गैर मुस्लिम क्षेत्र थे उसको जिहाद के नाम पर नष्ट करने की नीति से प्रभावित था। जिहाद मतलब गैर मुस्लिम को मुस्लिम थोपना। ठीक है, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं जुम्मा भी जाता हूँ मैं मंदिर भी जाता हूँ। ठीक है, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ। ठीक है, तो जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ भाई, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। ओके, तो कोई भी ये मत सोच लीजिएगा मैं किसी भी धर्म का सपोर्टर है या विरोधी हूँ। नेक्स्ट, उस समय दिल्ली सल्तनत अत्यंत कमजोर थी और फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक जो है अक्षम थे, मतलब उतना मजबूत नहीं थे, कमजोर हो गए थे। ठीक है, यही सब बताना है आपको। चलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, केंद्रीय प्रांत कैसा था? ठीक, सेना की व्यवस्था कैसा था? राज्य कैसे चलता था? ठीक, कितना टैक्स लिया जाता था? यही सब आपको बताना है इसमें। वजीर कौन थे? तो वजीर वित्त एवं राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वजीर कहा जाता था। अरीज ए मुमालिक, ये कौन था? तो सेना का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था अरीज ए मुमालिक। नेक्स्ट है दीवान ए ईसा। दीवान ए ईसा कौन है? पत्राचार एवं राज्य के आदेश जारी करने वाला विभाग। दीवान ए रसालत, ये कौन है? धार्मिक व न्याय मामलों का प्रभारी। बारिद ए मुमाकिल, ये कौन था? गुप्तचर विभाग का सीबीआई ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे सब बताया गया है। और एकताधारी मुक्ति नियुक्ति किया जाता था, उसे कर संग्रह करता था। एकता प्रणाली जो था उसमें टैक्स संग्रह करने का काम किया करता था। ठीक है, पढ़ लेना है और आपको नोट्स बनाना है खुद से। ठीक है, काफी लंबा नोट्स है ये वाला। एकता प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और इसका महत्व क्या था ये भी बताना है। ठीक है, जो एकता सिस्टम था, एकता प्रणाली था, तो एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और राजस्व और सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी, क्योंकि टैक्स जो है इसी से लिया जाता था। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया इस्लाम राज्य में हुआ था। वहां सैनिक और अधिकारी को वेतन के बदले भूमि का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, कि इतना भूमि तुम्हारा है भाई, और जो इसका खेती करेगा उससे तुम टैक्स वसूलो। समझे? मान लीजिए आप ऑफिसर हैं और आपको इतना जमीन दे दिया, अब इस जमीन पे जो भी खेती करेगा और जो टैक्स देगा वही आपका वेतन हो गया। ठीक, चलिए, तो भूमि राजस्व का अधिकार दिया जाता था। भारत में एकता प्रणाली को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनाया। किसने अपनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे आ जाता है परंतु इसका वास्तविक विकास इल्तुतमिश ने किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जल्दी मर गया था, तो सारा काम कौन किया? उसका जमाई या दास इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे देख दिया गया है कि इससे राजस्व संग्रह आसान हो गया एकता प्रणाली से, सेना की मजबूत हो गई क्योंकि टैक्स देना लगा, ठीक, स्थानीय प्रशासन प्रभावी हुआ, और सबसे ज्यादा कौन पिसाया? तो पिसाया बीच बीच में किसान। ठीक है, क्योंकि वही तो टैक्स भरता है, किसान खेती करता है और उसी को टैक्स भी भरना पड़ता है ज्यादा। ठीक है, और उसी के सबसे कमजोर स्थिति में रहता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का विस्तार से विश्लेषण करें कि दिल्ली सल्तनत क्यों खत्म हो गया। तो अभी हम लोग बात कर सकें कि सबसे बड़ा कारण था कि योग्य राजा की कमी हो गई, योग्य शासक का अभाव हो गया, सबसे बड़ा कारण। दूसरा, जब तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया तो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जैसे कि जौनपुर हो गया, गुजरात हो गया, मालवा अलग हो गया, बंगाल हो गया, दक्कन, धीरे धीरे सब छोटा छोटा भाग में बट गया, एकता नाम की कोई चीज नहीं रही और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 1526 में जाता है बाबर उधर से बम फेंकते फेंकते, बम नहीं क्या बोलते हैं उसको, तोप। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं तथा उनके सामाजिक प्रभाव का विस्तार से विवेचन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, कहाँ गया जी, 11 नंबर, 6 से 10 हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा सब क्वेश्चन, मैं दे दूंगा यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ दिया जाएगा आपको सिर्फ 60 रुपया में। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट होगा। ठीक है, कमेंट मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक कीजिएगा तो कमेंट खुल जाए, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। मोर मोर पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक, वहाँ से कर लीजिएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाके ज्ञान सागर लिखिएगा। ऐप का तो मैंने लोगो दिखा दिया है। ठीक है, ये रहा ऐप का लोगो। जो लोग प्ले स्टोर से करना चाहते हैं वो लोग प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऐप का लोगो है, देख लीजिए, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड हो जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसी तरह से मैं आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियो का धीरे धीरे करके अब पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ओके बाय।